वक्त लगेगा, तब गांधी समझ में आएगा। इसे गांधी समझ में नहीं आने वाला तुम्हें। जी रुको रुको, या तो राष्ट्रपिता का पद भी हटा दो और या अपने पिता की यहाँ पे आके अपमान मत करो। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, जा सकते हो यहाँ से, बिल्कुल जाओ जाओ। गांधी, या तो तुम राष्ट्रपिता का पद हटा दो और जो मन में आए कहो, वरना पिता का अपमान पुत्र के सामने मत करना। जाओ। जी कांग्रेस कहा रहे थे गुरु जी? आपका जो कन्वेंस सिस्टम हो थोड़ा खराब है, मेरा? लेकिन अरे लो, मेरा ही सिस्टम खराब था। खाम कहाँ हल्ला मचा रहे थे। अरे भैया रुको यहीं पे, तुम रुके रहो, जाना नहीं, पानी वानी पिलाओ। हाँ जी बोलिए सर। एक जरा रायबरेली, एक जरा सुना आपको डिबेट जी, और एक है रशिया। जी बोलिए। देखिए प्रतीक जी, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। मैंने प्रधानमंत्री को रसिया में सुना, मुझे तीन बातें बड़ी अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और शायद मुझे महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो ऐसा इसलिए कि उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया कि आपने हमें सस्ता पेट्रोल दिया, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन वो सस्ता पेट्रोल भारत सरकार ने इस देश के आम नागरिकों को नहीं दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा अच्छा शब्द कहा कि युद्ध समाधान नहीं है, बैठ के ही चर्चा होती है। बड़ा सम्मानजनक शब्द था। हिंदुस्तान का कद शान से उठता है क्योंकि ये बुद्ध का देश है और हमारी बुद्ध की नीति है। लेकिन मुझे अचानक महसूस हुआ कि दो देशों की बात तो बैठकर टेबल पे संपन्न होगी, लेकिन जिस मणिपुर में दो समुदाय के लोगों के बीच रक्त रंजित इतिहास बन रहा है और वर्तमान बन रहा है, वहां नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों ढाल रखे? तो आप भाग क्यों जाएंगे? भागिए मत ना, मैं आप बोलिए। तो जिस मणिपुर में दो समुदाय आपस में एक दूसरे को रक्त रंजित कर रहे हैं, वहां नरेंद्र मोदी की चुप्पी मुझे तकलीफ देती है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, अगर किसी भी समुदाय के व्यक्ति के शरीर का खून गिरता है तो ये पंत प्रमुख के लिए सबसे ज्यादा दर्द का विषय है। दूसरी इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे जरूरी है, उन्होंने एक और बड़ी बात कही वहां कि रसिया में मैन्युफैक्चरिंग होने से, मैन्युफैक्चरिंग हब का नया होने से युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे लगा 140 करोड़ हिंदुस्तान में, जहां लगभग 38 करोड़ संख्या अभी ग्रेजुएट लोगों की है और जिसमें 17.5 करोड़ वो लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में, उनके रोजगार के विषय में प्रधानमंत्री जी बात ही नहीं करते। क्या यहाँ राइट? ठीक 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 है। डिबेट को आपसे एक सिरा दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल जस्ट क्लैरिफिकेशन देना। आप कमिंग जी। मुल्क के सवाल, मैतेई के सवाल या कुकी के सवाल मुल्क के सवाल से अलग नहीं है। कांग्रेस ने इस देश की कितनी बनियां लूटी है, इस पर चर्चा अगर की जाए, 10 बार इसी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रधानमंत्री पिछली सदन में जब बोलने आए, मणिपुरा वॉकआउट किया। इस बार जब राहुल गांधी को हम लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, हालांकि वो सुनने लायक था नहीं, डिबेटेबल है, लेकिन हमने सुना। लेकिन प्रधानमंत्री बोलने आए, लगातार कोई डेट पर जाकर चेक कर ले, 1.5 घंटा बोलते रहे, लगातार विपक्ष ने हल्ला किया। इस देश का विपक्ष क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है लोकतंत्र में? असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस को लगता है कि सत्ता उसकी स्वाभाविक दासी है। दूसरी बात, जो कोई भी जाकर नेट पर चढ़ सकता है। 2004 में जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी थी तो 36 रुपए डीजल था, 36 रुपए डीजल था। और जब 14 में आए तो 76 रुपए था, 220% बढ़ा, अभी 33% बढ़ा, तो 220% आपने बढ़ा दिया तो ठीक था 10 साल में। जी दूसरी बात जी, मैं आ गया जी। हाँ जी, जो बात कांग्रेस आज कह रही है, कांग्रेस के समय में जिस ढंग से लगातार इन्फ्लेशन था और आज जिस तरह से स्टेबिलिटी है, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी, एक 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 10 साल बाद 10वीं रही, आज 5वीं बनी, हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही? कांग्रेस को क्या? मैं आया जी। भाई आपने मांगा था मणिपुर का सोल्यूशन क्या है, आप यही चाह रहे थे ना। जिस दिन आपका एक कार्यक्रम भैया जी कहीं मणिपुर में हो जाएगा, नंबर 1 सोल्यूशन तो वहीं से मिल जाएगा। और पत्रकार जितने भी जा करके मणिपुर का जिस दिन सच दिखाने लगेंगे, उस दिन दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जाकर के लोगों के बीच जाकर के संवाद स्थापित कर देंगे, उस दिन हो जाएगा। जिस दिन एन बीरेन सिंह और खुद भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर के साथ बैठ करके और विपक्ष को साथ लेकर के अगर आप चर्चा करेंगे, उसी दिन मणिपुर का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं, क्यों? I need 10 seconds. I also need 10 seconds. अच्छा आप आधा, मैं बस बोलिए। आपकी पहली बात। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर संस्कृत किसने किया? कांग्रेस ने किया। हजारों जाने गई, लाखों जाने गई, किसने दी?
84 में दंगे हुए, इस देश में सरदारों का कत्लेआम हुआ, किसने किया? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 89 में रकीब चलीब कलीब करने वाली कांग्रेस। ठीक 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 ठीक, सारे लोग बैठेंगे पहले, सारे लोग बैठेंगे पहले, सारे लोग बैठेंगे प्लीज, सारे नहीं सोल्यूशन नहीं 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 नहीं। आपने एक बात कही कि जिस दिन आप मणिपुर में जाके शो कर देंगे, मैं कश्मीर में चला गया, लाल चौक में शो करके आया ना, और सोल्यूशन इसी सरकार ने 370 का निकाला था, तभी जा पाया, वरना तो वहां पे पाकिस्तान के झंडा लगता था। और आपके सामने एकमात्र ऐसा जर्नलिस्ट खड़ा होगा जो 370 के बाद वहां जाके पूरा शो करके आया है। सुनिए, बैठिए बैठिए, आप पूरे, और सोल्यूशन तब भी निकल आएगा, ज्यादा मत करिए, सोल्यूशन तब भी निकल आएगा हुजूर आली, जिस दिन आप संसद में बैठ के पूरी वार्तालाप कर लेंगे, उस दिन भी सोल्यूशन निकल आएगा। बाइकआउट मत करिए, बाइकआउट मत करिए, सोल्यूशन निकल आएगा। जी अंका साहब बिल्कुल विचार। जी प्रतीक जी, रशिया में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से उद्घोष के साथ गूंज उठी है। आज जहां प्रधानमंत्री तीसरी बार विजय करने के बाद भारत को चमका रहे हैं, वहीं विपक्ष केवल झूठ की नीति और कूट की नीति के साथ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। अगर मणिपुर के लिए आप बात करते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव के समय 9 महीने तक मणिपुर जलता रहा, किसी ने सुध नहीं ली। आज कुकी और मैतेई समाज के बीच में गृह मंत्रालय बार बार जाके बात करके, संवाद करके उसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, फेंसिंग हो रही है, बॉर्डर पे बफर जोन हो चुका है, लेकिन ये केवल सिलेक्टिव अप्रोच के साथ भारत के अंदर किस तरीके से बंटवारे की राजनीति के साथ झूठ का नैरेटिव फैला के अपनी राजनीति को सेके, उसका प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ आज रशिया के साथ जो हमने गठबंधन किए, अभी मैं सुनकर आ रही थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 भारत में लग रहे हैं, चाहे हमारा रक्षा तंत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो। हम जिस तरीके से रूस के साथ अपने संबंधों को, जहां पूरा विश्व रूस के अगेंस्ट खड़ा है, आज केवल मोदी जी की तरफ सब आग लगा के बैठे हैं कि केवल अगर रशिया यूक्रेन वॉर के बीच नीति, मैं आ रहा हूं, नीति आ रहा हूं। I've taken your point, आपके पॉइंट्स रह गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कशन करना चाहिए। मैं आप ही का चांस बनता है, इसके बाद आप ही का चांस बनता है, मैं आप ही के पास आऊंगा, कांग्रेस के पास। लेकिन मैं आपसे एक सवाल, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली में हनुमान मंदिर में चले गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, इसका जवाब तो कबीर ने बहुत पहले दिया है कि जो पहले भी मैंने कहा कि मन ना रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा, मंदिर में जाए, मन का द्वार मंदिर का मतलब क्या है? मन का द्वार। और मन में अगर ये विकृति फैली हो कि आप लगातार सिस्टमेटिक देखिए, राहुल गांधी का सिस्टम देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर को लड़की छेड़ने जाते हैं, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, फूल और उसकी खुशबू अलग है, ऐसा बताया। उसके बाद कहा उन्होंने कि हिंदू मतलब आपको 30,000 की होली। मैंने सवाल ये पूछा, आपको दिक्कत तो नहीं है ना? हमें कोई दिक्कत नहीं, बस अभी पूरा बाकी है। इसका जवाब है, हम लोग कहते हैं एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, सत्य एक है, इसको पाने के मार्ग अलग। सारे लोगों में वही दिख रहा है तो फिर भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहते हैं कि तुझ में राम, सब में राम। तो राहुल गांधी में भी करो सिमरन राम का, राहुल गांधी में कोई नहीं पढ़ा। ठीक, रुको। लेकिन दिक्कत तब होती है जो लोग कहते हैं ये किताब, एक ही रास्ता, माई वे और हाईवे। ठीक, मैं कांग्रेस को भी तो बोल, मौका उन्हीं का, और नीति आऊंगा मैं, बात कंप्लीट करिएगा अपनी। जी देखिए, 3-4 बातें हैं, सिस्टमैटिक जवाब देना चाहिए। पहला तो ये इतिहास के किताब में हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का मुझे भी वैसे एक सवाल आपसे पूछना था, जैसे उनसे पूछना आपसे ये था कि आप रायबरेली जा रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी है, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान क्यों है रशिया यात्रा से इतना? अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए, आप ही कहते जा रहे हैं। ऐसा है कि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया था। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। वर्तमान में सुंदरीकरण के नाम पे सैकड़ों मंदिर नरेंद्र मोदी ने बनारस में तोड़ा, वो आधुनिक औरंगजेब है, और ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका। आप रखिएगा ऑब्जेक्शन, आप रखिएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप ही को दूंगा, रुकिए, मैं आप ही को दूंगा। बनारस कभी गए देखने के लिए? पूछिए इनसे। मैं बनारस का रहने वाला, कितना मंदिर टूटा है आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। No, you have to answer when you say। एक सेकंड मैं दे दूंगा। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है,
140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और ये गलत बात है। और दूसरी बात, मंदिर को तोड़ना और मंदिर को स्थानांतरण करना, अगर कांग्रेस को ये भेद समझ में नहीं आता है तो घर का भेदी लंका ढाए। कांग्रेस इस देश के सनातनियों पे अनगिनत सितम गिरा। नाउ यू आंसर। अब थोड़ा सा दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं चारों के दूंगा। हाँ। पहली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आ रहा हूँ, बच्ची बनारस से हम परेशान ना हो। हाँ। एक बात। दूसरी, इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इन्फ्लेशन, सारी बातों पर इन्फ्लेशन का इतिहास बताया। पहले तो आप इसका सवाल का जवाब दीजिए, पहले जो आपने कहा। अरे मान्य, और उसी पे आ रहा हूँ यार, आप रुक तो आप मेरी बात क्या सुन रहे हैं? हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रकांड शंकराचार्य को सुनिए, जिन्होंने कहा कि हमारे सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पे तोड़ा है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देखिए ऐसा है, डिबेट मुझे चलाने दीजिए, मैं आराम से दूंगा आपको। देखिए भगवान राम ने सत्ता छोड़ी, राज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा पिता की आज्ञा पर, लेकिन शस्त्र नहीं छोड़ा। राम का धैर्य अटूट है तो राम बाण भी अचूक है। शस्त्र हमने नहीं छोड़ा है, हमने शास्त्र और शस्त्र का। देखिए वो कहते, सुनिए एक मिनट। और हिंदू धर्म कोई तबला नहीं है कि जो आए बजाकर चला जाए। ये सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। और आज कांग्रेस को अगर मंदिर घूमना पड़ रहा है नकली हिंदू बन के, अरे वंश बदल गई, जात बदल गया, अब बताते हो। नहीं, एक शब्द नहीं, नकली नहीं, जो ऑब्जेक्शनेबल है। सिट डाउन एवरीबॉडी, प्लीज सिट डाउन। इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ना और मंदिर को स्थापित करने में दोनों में फर्क है। यू हैव टू एक्सप्लेन। आपने कहा औरंगजेब एक इल्जाम लगाया, नॉन एक्सेप्टेबल है, किसी को आप ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन सुनिए, मेरी डिबेट पे तो नहीं है, बाकी कहीं हो तो हो। तो यह आपको दोनों बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। जी प्रतीक जी, आपका पत्रकारिता 2 दशकों का है। सिंपल एक लाइन में गूगल पे डालिए कि कितने मंदिर डिस्ट्रॉयड हुए बनारस में। सबकी 1 मिनट आइए, पहले नजदीक छोड़ो, हटो, पीछे हटो। गुरुजी, गूगल नहीं बताएगा हिंदुस्तान का सनातन क्या है। गूगल नहीं बताएगा हिंदुस्तान की सनातन क्या है। नो, गूगल नहीं बताएगा हिंदुस्तान का सनातन। हाँ जी, नो, हटाओ उधर से, इधर आइए। प्लीज सिट डाउन। आप इसको जूम करिए। नहीं, और ये वो मेरे बनारस के टूटे हुए मंदिरों गुरुजी, का काला सच है। मैं हिम्मत देखने गुरुजी, का है। आप हिंदू का आपके अंदर हिम्मत है। धर्म वो है कि धर्म की रक्षा के लिए हम करें। ये नहीं है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार चले। ठीक है, ये है बनारस में मंदिर टूटे हैं, आप चुप थे, आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आज भी काशी आप जाएंगे। नो। आप सुनिए, आप लो, बैठिए, मुझे मत दिखाइए, बैठिए। आप बोलोगे क्या? बोलो। औरंगजेब को बाबर के मजार पर मत्था टेकने वाले राहुल गांधी आज हिंदू की बात करते हैं। हिंदू की आतंकवादी बैठिए। हिंदुओं को बीमारी बोलने वालों के साथी हैं। बहस, बैठिए।